नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 है ना, मापन। जिसमें मापन में जो है हम और जो टॉपिक है उसको हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, है ना। जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें हम पढ़े थे, जैसे घनत्व के बारे में पढ़े थे, मापन की शुद्धता की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में पढ़े थे। इसके अलावा जो है दूरी समय ग्राफ क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। तो आज हम जो है उससे आगे जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे और आज का ये वाला जो आपका चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ओके, तो यदि आप जो है पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं जो चैनल है ना, जो मेरा जो चैनल है RS साहू क्लासेस करके, तो उसमें जो है मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। मतलब प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है और जितनी भी जो वीडियो हैं, है ना, जितना भी जो वीडियो है मैं बनाया हूँ वो सब जो है क्रम वाइज है। तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसको जो है जा कर के देख लेंगे, है ना। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो टॉपिक को जो है आप वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और क्लास को जो है आप कंटिन्यू देखिए, ठीक है। और अपनी कॉपी भी, नोट्स जो PDF भेजता हूँ उससे जो है अपनी कॉपी को जो है पूर्ण करिए, ठीक है, कंप्लीट करिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम समझते हैं गतिमान वस्तु की चाल का मापन। यदि कोई वस्तु गतिशील है ना, तो उसके चाल का जो है मापन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु जो है गतिशील है तो उसकी चाल का, है ना, तो अगर हम वस्तु की जो चाल है उसका अगर हम मापन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमको जो है उस वस्तु के द्वारा जो है किसी वस्तु के द्वारा तय की गई जो है हमको जो है दूरी ज्ञात, है ना, दूरी की आवश्यकता होगी और उनके द्वारा लिया गया जो समय होगा उनकी हमको क्या होगी, आवश्यकता होगी। जैसे कि मान लीजिए ये कार जो है यहाँ से जो है चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और ये जो है कहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पर पहुँचती है। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी जो है वो कितना है, मान लीजिए 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर। कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 10 मीटर है, ठीक है। कितने समय में पहुँचती है कार जो है यहाँ से जो है कार जो है यहाँ तक जो है कितने समय में पहुँचती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 5 सेकंड में पहुँचती है। कितनी सेकंड में, 5 सेकंड में। ओके, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, ठीक है ना। मतलब 10 मीटर की दूरी को 5 सेकंड में क्या करती है, तय करती है कार जो है। तो यदि हम यहाँ पर निकालना चाहें कि ये जो कार है इसकी चाल जो है कितनी होगी, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना होगा दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो 10 रख दीजिए ऊपर में, चाल बराबर, हाँ, अब यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर जो होता है किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बटा क्या होता है, उस वस्तु के द्वारा इस दूरी को तय करने में लिया गया समय। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि मान लीजिए कार जो है, कार की हमको चाल निकालना है। कार जो है, ठीक है ना, यहाँ पर कार की चाल, ठीक है। तो कार की चाल यदि हम निकालना चाहते हैं, कार जो है कितनी दूरी तय की थी, तो 10 मीटर। कितने समय में दूरी तय की थी, तो 5 सेकंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए हम जो है यहाँ पर हम लोग, है ना, मतलब जो है यहाँ पर हम जो है इसको इसमें, ठीक है रहने दीजिए, चलिए ठीक है ना। तो मान लीजिए 10 मीटर की दूरी तय किया है, कितने समय में जो है 10 मीटर की दूरी जो है तय की है 5 सेकंड में, ठीक है। तो इसको यदि हम कटा देते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो जो कार है उसकी चाल क्या निकल आएगी, 2 मीटर, है ना। कार की चाल होगी 2 मीटर प्रति सेकंड। ओके, मतलब कार की चाल कितनी है, कार जो है मतलब प्रति सेकंड जो है 2 मीटर की दूरी क्या कर रही है, तय कर रही है। और यही क्या है, कार की चाल है। मतलब यदि कोई भी वस्तु जो है गतिमान वस्तु है जो गति कर रही है उसकी हमको क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। तो हमको ये सबसे पहले हमको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो कार, वो जो वस्तु है उसके द्वारा तय की गई दूरी, और उस दूरी को तय करने में वो जो वस्तु जो है वो कितना समय लेता है वो चाहिए। यदि दोनों हो तो हम जानते हैं कि चाल बराबर सूत्र होता है किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बटा उस वस्तु के द्वारा लिया गया समय। तो जैसे कि यहाँ पर हम निकालें तो ये क्या है, उस वस्तु की जो है चाल है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं चाल को। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो है वही दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा लिया गया समय। आपको चाल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आपका होमवर्क है कि जो है पहली जो है
पहले जो है जो गेंद जो है 5 मीटर चलती है, दिए गए समय 2 सेकेंड है, तो चाल कितनी होगी, तो 5/2 करोगे क्योंकि दूरी कितनी है 5 है और लिया गया समय कितना है 2 है, तो 2 जो आएगा मान वही क्या होगा यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बच्चा है ना, ठीक है। पॉइंट ओके, समझ में आया। उसके बाद पॉइंट के कारण से यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आएगा और 2 पंचे 10, तो 2.5 जो है मीटर है ना, मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या होगा ये जो गेंद है उसकी जो है क्या होगी चाल होगी। इस प्रकार से आप जो है चाल क्या करेंगे यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ओके, समझ में आया। चाल कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये जो अलग अलग जो दिया है इसका मान इसका जो है क्या करना है ज्ञात करना है, चाल जो है, ठीक है। चाल ज्ञात करने के लिए जो अब हम बात करते हैं जो कार होती है या फिर जो मोटर है मोटरसाइकिल है ना, उसमें जो आपको दिखता है चाल जो है इतना किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रहा है ऐसा करके, तो वही क्या है स्पीडोमीटर है। क्या है स्पीडोमीटर। आप देखे होंगे जैसे बाइक देखे होंगे या कार देखे होंगे, इसमें जो है कांटा लगा होता है, ऐसा जो है ऐसा लगा होता है ना, ऐसा जिसमें इसमें जो है नंबर जो है क्या रहता है अंकित रहता है और यहाँ पर जो है यहाँ से जो है एक कांटा रहता है ऐसा, जो जैसे जैसे जो है गति बढ़ती जाती है कार की या फिर जो है मोटरसाइकिल की, तो स्पीड को बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो चाल मापी है ना, यही क्या है चाल मापी है, चाल को मापता है। तो ये लगा होता है किसमें स्कूटर मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल की बात करें या फिर कार की बात करें या फिर जो भी जो गाड़ी है उनकी है ना, वो यातायात के साधन है उनकी, तो उसमें जो है ये लगा रहता है चाल मापन के लिए। ओके, उसके बाद जो है सरल लोलक की समय गति हम देखते हैं। तो सरल लोलक क्या है, यदि मान लीजिए ये जो है कहीं पर जो है एक जो है दृढ़ आधार है, यहाँ से एक हम धागा लटका देते हैं, ऐसा एक धागा जो है क्या कर देते हैं लटका देते हैं, जिनका द्रव्यमान एकदम से कम हो है ना, जिनका भार एकदम से कम हो, धागा लटका देते हैं। इसमें कोई ठोस वस्तु को जो है क्या कर देते हैं बांध देते हैं, जैसे पत्थर को। अब ये क्या बन गया सरल लोलक, समझ में आ रहा है ना। और यदि मान लीजिए यहाँ से जो है इनको हम दोलन कराते हैं, इस साइड से धक्का देते हैं, तो ये जो है इस साइड जो है ऐसा चलेगी, उसके बाद चलने के बाद फिर जो है इस साइड क्या होगी ऐसा जो है आएगा है ना, ये जो पत्थर जो बंधा हुआ है फिर यहाँ तक फिर ऐसा आएगा, ये क्या कहलाएगा एक दोलन कहलाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक गया ऐसे और फिर यहाँ जहाँ तक इधर जहाँ तक जाएगा उसके बाद फिर वापस यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पास आएगा पेंडुलम। मतलब जो घड़ी जो रहता है ना आपका, एक घड़ी जो आता है अलार्म वाला, तो उसमें जो वो जो पेंडुलम लटका रहता है ना ऐसा, मतलब ऐसा लटका रहता है, वो इस साइड फिर इस साइड जो है इस साइड ऐसा गति करता है, फिर इस साइड ऐसा गति करता है ऐसा, तो वही क्या है सरल लोलक। समझ में आ रहा है। तो सरल लोलक का जो है एक मतलब एक दोलन पूरा करने में जो लगा जो समय रहता है वही क्या कहलाता है उसका आवर्तकाल। मतलब मान लीजिए ये सरल लोलक है, यहाँ से जो है ये चलना प्रारंभ करती है ना, ये यहाँ से इस साइड ऐसा गया है ना, ऐसा गया, उसके बाद फिर जो है ये पेंडुलम जो है फिर इस साइड आता है ऐसा, फिर यहाँ पर आता है, तो ये क्या हुआ एक दोलन। अब इस यहाँ से जो है यहाँ तक जाने और फिर वहाँ से यहाँ तक आना, फिर यहाँ तक अपनी स्थिति तक आने में जो है मूल स्थिति तक आने में जितना समय लगता है वही क्या कहलाता है इसका जो है आवर्तकाल कहलाता है। समझ में आ रहा है सरल लोलक का। तो इसका यदि हम आवर्तकाल यदि हम ज्ञात करें तो हम इनका जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि सरल लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में, मान लीजिए 20 दोलन क्या करता है पूरा करता है। अब 20 दोलन मान लीजिए कितने समय में पूरा करता है, तो जितने समय में पूरा करता है उसको क्या कर लोगे आप लिख लोगे। मान लीजिए 10 सेकंड में क्या करता है ये जो है 20 दोलन पूरा करता है, तो आप इसको जो है क्या कर सकते हैं उनके एक दोलन करने में जो समय लगता है मतलब आवर्तकाल जो है वो क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया। अब उसके बाद हम जानेंगे हवा की गति तथा वायुदाब। हवा की गति और वायुदाब से जो है कैसे चक्रवात जो है उत्पन्न होते हैं हम देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है क्रियाकलाप करना होगा। कैसे चक्रवात उत्पन्न होता है उसको समझने के लिए हवा की गति और वायुदाब दोनों का क्या संबंध है इसको भी हम देखते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो है खाली बोतल लेना होगा ऐसा जैसे चित्र में दिख रहा है, और आपको जो है कागज़ को मोड़ करके जो है गेंद बना लेना है। क्या बना लेना है गेंद बना लेना है। कागज़ को मोड़ करके, कागज़ के टुकड़े को मोड़ करके क्या बना लेना है गेंद बना लेना है। उस गेंद को आपको क्या करना है ऐसा बनाना है कि बोतल का ये वाला जो मुंह जो है ना इससे क्या हो थोड़ा सा छोटा हो, मतलब इसमें जो है एकदम जो है उसमें फंसे नहीं है ना, मतलब उसमें जो है अंदर चला जाए ऐसा छोटा सा बनाना है। ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है कि उसमें फंस जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है मुंह से ऐसा जो है ऐसा रख करके जो मुंह से क्या करना है इसको फूकना है। क्या करना है फूकना है। तो जैसे ही आप फूकेंगे तो
यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही हम फूंक मारते हैं ना, इसमें फूंक मारते हैं, यहाँ पर जो वायु का वेग जो है क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और वायु का वेग जो है यहाँ पर ज़्यादा होने के कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है दाब क्या हो जाता है, यहाँ पर दाब जो है घट जाता है। क्या हो जाता है, दाब जो है घट जाता है। और यहाँ पर दाब जो है मुख के पास दाब, वायु का वेग बढ़ने से दाब घट जाता है, और दाब घटने के कारण से ही क्या होता है, अंदर जो वायु जो है उसका दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वायु का दाब बढ़ने के कारण से जब हम फूंक मारते हैं तो ये जो है यहाँ पर जो कागज़ का जो टुकड़ा यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा कागज़ का टुकड़ा, ये जो है जब हम अंदर की ओर जो है इसको जो है ले जाने के लिए फूंक मारते हैं तो ये जो है कागज़ का टुकड़ा अंदर की ओर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि बाहर में जो है वायु का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वायु का वेग बढ़ने से वायु दाब जो है क्या हो जाता है, बाहर में घट जाता है। और वायु दाब बाहर में घटने की वजह से जो है वायु दाब जो है घटने, बाहर में वायु का दाब जो है घटने की वजह से जो बोतल जो है ना यहाँ का, ये मुख के पास वायु का दाब जो है, वायु का वेग बढ़ गया। अब वायु का वेग जैसे ही बढ़ता है तो यहाँ पर जो है बाहर में जो है वायु का दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। और वायु का दाब जब बाहर में घटता है तो ये जो बोतल के अंदर जो है, बोतल का अंदर जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है वायु का दाब जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वायु का दाब बढ़ने के कारण से जब हम फूंक मारते हैं तो ये जो वायु के कारण से जो हवा हम जब इस बोतल में फूंक मारते हैं तो ये जो कांच नहीं, जो कागज़ का जो गेंद है वो अंदर की ओर क्या नहीं होता है, अंदर की ओर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि जो वायु दाब अंदर में बढ़ जाता है और ये इसको धक्का मारता है बाहर की ओर जो है, इसी कारण से ये जो कागज़ का जो टुकड़ा है अंदर की ओर नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वायु का वेग जो है ना, वायु का वेग जो है दाब के जो है, दाब के अंतर के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। जिस जगह पर जो है दाब का वेग क्या होगा, मतलब दाब जो है क्या होगा, कम होगा, है ना। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर मतलब ये एक जगह है और ये एक जगह है, ठीक है ना। यहाँ पर दाब जो है क्या है, यहाँ पर वायु का दाब कम है, मतलब यहाँ पर जो है दाब क्या है, कम है, वायुमंडलीय दाब कम है। और यहाँ पर जो है दाब क्या है, दाब जो है अधिक है। तो ये यहाँ पर दाब कम है और यहाँ पर अधिक है। तो वायु हमेशा जो है क्या होता है, वायु जो है हमेशा जो है अधिक दाब से जो है कम दाब की ओर क्या होते हैं, गति करते हैं। मतलब दाब में यदि अंतर हुआ, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो है जो हवा जो है उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। मतलब हवा जो है हमेशा क्या होती है, अधिक दाब से जो है निम्न दाब की ओर क्या करती है, गति करती है। समझ में आ रहा है ना। और इस प्रकार से अचानक से कहीं पर क्या होता है, ये जो है दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है कि कहीं पर जो है अचानक से दाब जो है एकाएक बढ़ गया और कहीं पर दाब जो है अचानक से एकाएक गिर गया। तो इस कारण से जो अधिक दाब से निम्न दाब की ओर क्या होता है, वायु जो है क्या करने लगती है, गति करने लगती है। और इस प्रकार से जो है एक आंधी तूफान क्या होता है, आंधी तूफान जो है उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है ना, चक्रवात जो है उत्पन्न होता है। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है ये आप समझ गए होंगे, मतलब वायु दाब के बीच में जो है, दो वायु दाब के बीच में जितना ज़्यादा क्या होगा, यदि अंतर होगा तो पवन का वेग क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। और पवन जो है, पवन है ना, उच्च वेग की पवन जो है वायु दाब के अंतर से क्या होता है, चक्रवात जो है बनते हैं। समझ में आ रहा है ना। मतलब जितना ज़्यादा वायु दाब के बीच में अंतर होगा उतना ही क्या होगा, जो पवन जो होगा वो बहुत ही स्पीड में क्या होगा, पवन जो है बहेगी। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद इस प्रकार से पढ़ने के मामले में आपका चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम कुछ जो है सही विकल्प जो है ये जो है कर लेते हैं ना, सही विकल्प को जो है क्या कर लेते हैं, हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए पहला है, एक कमरे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। इसके फर्श का क्षेत्रफल होगा 30 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। तो 30 वर्ग मीटर होगा पहले में, ऑप्शन ख आएगा। दूसरा देख लेते हैं, 5 मीटर और 5.2 मीटर और 5.4 मीटर और 5.6 मीटर एवं 5.8 मीटर लंबाई की औसत लंबाई क्या होगी। तो ये होगी इसकी जो औसत जो लंबाई है वो होगी 5.4 मीटर। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, अनियमित आकृति के कार्ड का क्षेत्रफल निकाला जाता है इसके द्वारा। तो अनियमित आकृति का अगर कोई कार्ड है तो उसका क्षेत्रफल हम ग्राफ पेपर की सहायता से निकालते हैं। ओके, तो ग आएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हेक्टेयर इकाई है। तो हेक्टेयर जो इकाई जो है वो जो है, हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल की इकाई है। किसकी इकाई है, क्षेत्रफल की। ओके। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। तो पदार्थ का जो घनत्व है वो ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है द्रव्यमान बटा आयतन। ओके, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद ये समझ गए। उसके बाद जो है हम रिक्त स्थानों को देखते हैं। पहला, घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। तो घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है,
घनत्व का एक SI मात्रक है किलोग्राम, है ना, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ओके, ये लिख लेंगे आप, प्रति घन मीटर। पहला जो खाली स्थान है उसमें ये आएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। दूसरा जो है किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरा गया स्थान खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी वस्तु की सतह द्वारा जो है घेरा गया जो स्थान है वो कहलाता है क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। दूसरा खाली स्थान में आएगा क्षेत्रफल, भर लेंगे, ठीक है ना। यदि मैं किसी कारण से मिटा देता हूँ तो आप जो है वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो है तीसरा है किसी पदार्थ के इकाई खाली स्थान को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? आयतन। तीसरा खाली स्थान के जो है, पहला खाली स्थान में जो है आयतन आएगा के, और दूसरा जो खाली स्थान है उसमें आएगा इसी का जो तीसरा का जो दूसरा जो खाली स्थान है उसमें आएगा द्रव्यमान। तो यहाँ पर आएगा किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ओके। उसके बाद जो है चौथा खाली स्थान है क्षेत्रफल का SI मात्रक। खाली स्थान है तो क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या है? क्षेत्रफल का SI मात्रक है वर्ग मीटर। क्या है? वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल का SI मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। और जो है यहाँ तक तो मैं आपको जो है वैसे तो वो भेज चुका हूँ, है ना, PDF भेज चुका हूँ। तो आप कॉपी कंप्लीट करके रखेंगे और कॉपी को जो है अनिवार्य रूप से चेक करवाइए, है ना। स्कूल में आइए और जो है कॉपी को जो है चेक करवाइए, ठीक है ना। तो यहाँ इस चैप्टर को आप जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आगे जो क्वेश्चन है उसका जो है मैं PDF जो है आपको भेज चुका हूँ। तो वहाँ से आप कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, है ना। और जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे, है ना। आपका जो है अगला चैप्टर है सजीव जगत में संगठन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।